सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो कक्षा 9 के विद्यार्थी और हम पढ़ रहे हैं विषय सामाजिक विज्ञान और तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। आपको पता है नास्तिवाद और हिटलर का उदय जो एक विश्व के इतिहास से संबंधित है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक हमने कुछ पार्ट पढ़ लिए। इस तीसरे पार्ट के बाद हम बात करते हैं मौत का सिलसिला। पहला चरण बहिष्कार 1933 से 1939। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935। जर्मन या उससे संबंधित रकत वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षक मिलेगा। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अन्य कानूनी उपाय: यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं से निकाला जाना, यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री। इसके अलावा नवंबर 1938 के नरसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस किया गया, लूटा गया। उनके घरों पर हमले हुए, यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। पार्क में रखी बेंच केवल आर्यों के लिए, यहाँ देख सकते हो आप। ये देखिए मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। गेटो के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरा चरण क्या हुआ? दृढ़ पाबंदी 1940 से 44। तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वे डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा लें। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया है। जर्मनी में यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोदज व वारसा जैसी गेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता है। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके हैं। गेटो में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में गेटो बस्तियों में वंचना, भूखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य समाप्त हो गया। तीसरा चरण सर्वनाश 1941 के बाद तो तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। यानी किसकी बात कर रहे हैं? यहूदियों की। देखो, भागने की कोशिश में मौत। यातना गृह के चारों तरफ लगी तारों में करंट दौड़ता रहता है। समूचे यूरोप के बाहरी यहूदी मकानों, यातना ग्रहों और गेटों बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में ले जाया जाने लगा। पोलैंड व अन्य पूर्वी इलाके में मुख्य रूप से बेल्जेक, ओशविट्ज, सोबिबोर, त्रेबलिंका, चेलमनो या मायदा नेक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीक के बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के उतार दिया। देखो, अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीने के जूते हैं ये। और यहाँ एक चित्र है, यातना गृह ये बने हुए हैं। अब देखो, नास्ती जर्मनी में युवाओं की स्थिति। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुँच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नास्ती समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नास्ती विचारधारा की गुठी पिलाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर नियंत्रण आवश्यक है। नात्सीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा है? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाए जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्समियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नातस्ती शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यपुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नक्सल के बारे में प्रचलित नास्ती विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की गई थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। यहूदियों से तो पूरी नफरत थी और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिस्सा और आक्रामकता की पैदा की जाती है। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला यानी ताकतवर और मर्यादा बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठन को सौंपी गई है। 10 साल की उम्र के बच्चों को यूंग फोक में दाखिल करा दिया गया।
14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नात्सियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सहायता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता का शिकार, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों, कम्युनिस्ट, जिप्सियों और अन्य अवांछित की गणना का सबक सीखते थे। गहन विचारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता और किसी नात्सी संगठन की सदस्य लेनी पड़ती। अब देखो, युंग फोक 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नास्ती युवा संगठन। फिर ये चित्र देख लो, मौत के कारखाने में आते यहूदी बच्चे, उन्हें गैस से मार दिया जाएगा। और यहाँ वांछित बच्चों जिनकी संख्या हिटलर बनाना चाहता था, और ये यूरोप की कंडीशन। नात्सी का यूथ का लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नात्सीवाद के तहत एकजुट रहने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को भंग कर दिया गया और उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मात्र देवी की नात्सी सोच। नात्सी जर्मनी में प्रत्येक बच्चों को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संरक्षण गलत है, यह समाज को स्पष्ट नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता है, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता है कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना है, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है, उनका पालन पोषण करना है, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों के नास्ती मूल्य मान्यताओं की शिक्षा का दायित्व उन्हें सौंप दिया गया था। आर्य संस्कृति और नक्सल की ध्वजवाहक वही थी। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नात्सी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था और औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिए जाने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतज़ाम किया कि जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी, उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुँहों पर काले पोत कर और उनके गले में शक्ति लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी शक्ति पर लिखा होता था, मैं राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई, बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके प्रति वह परिवार भी छीन लिए गए। अब प्राचीर की कला। नात्सी शासन में भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए वे न केवल धार्मिक बल्कि दिल दहलाने वाले शब्द थे। नात्सियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यहूदियों के संदर्भ में यूथनेजिया, विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता है। इवेक्यूएशन, खाली कराना का आशय था, लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता है? उन्हें संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। गैस चैम्बर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की रटी रटाई छवियाँ दिखाई देती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर वर्ग और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था।
द एटर्नल ज्यू इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा वीर यहूदियों को खास तरह की छावनियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और आफतान पहने दिखाई दिया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले थे। उन्हें केंचुआ, चूहा और कीड़े जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल डाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से की जाती थी। नाथस्ती ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावना को भड़काकर उनके गुस्से को और नफरत को अवांछित पर केंद्रित कर दिया। इसी बयान से नास्तिवाद का सामाजिक आधार हुआ। नास्तियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किया। पूरे समाज को अपनी तरफ से आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास करवाया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाथसी ही हल कर सकते हैं। तो यहूदियों पर हमला करता एक नास्ती पोस्टर दिखाया गया है। अब देखो, जर्मन किसान तुम सिर्फ हिटलर के हो क्यों। आज जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का, दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का। बड़ा पूंजीवादी और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवादी की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसानों को इन खतरों में कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रवादी समाज 1932 से 56 के एक नास्ती पर्चे से। अब 5 नंबर पॉइंट आ जाता है आम जनता। तो ये काफ़ी पढ़ा है 5 नंबर पॉइंट, फिर अपना पाठ पूरा होगा। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। नास्तिवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? बहुत सारे लोग नास्तिक शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नास्ती नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नास्ती शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से सामना हो जाने पर उसने अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान बनाए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित किया जाता है। उन्हें पक्का विश्वास था कि नास्तिवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लाकर जाएंगे, यही व्यवस्था सबका कल्याण हो। लेकिन जर्मन का हर व्यक्ति नास्ती नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस महकमे पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नास्तिवाद का गठन विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पूरे राष्ट्र क्रम का एक मुक्त दर्शन और उदासीन साक्षी बन गया हुआ है। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना बात मतभेद व्यक्त करने, नास्तिवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात रखने के बजाय आंखें फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी निम्यूलर ने नास्तिवादियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नास्ती साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती है। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्तापो की दशात्नाकारी शैली और कृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मदर्शी से लिखा है। पहले वे कम्युनिस्ट को ढूंढते आए, वे कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैं कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वाले को ढूंढते आए, इस पर ट्रेड यूनियन ने यही था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढने आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं थी इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में वह मेरे लिए आए और वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। ये बाकी जितना मैटर है कि अपने कल पढ़ेंगे और फिर इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।